आज मैं एसजीडी में बताने वाली हूँ हाउ टू अप्लाई आई ऑइंटमेंट, ठीक है, एंड एग्जामिनेशन ऑफ कैटरेक्ट एंड काउंसिल द पेशेंट फॉर कैटरेक्ट सर्जरी। काउंसलिंग जरूरी है ना कि नहीं? सो आई में किस तरह का ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस डन इन आई पेशेंट्स? ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट एंड सबकंजक्टिवल इंजेक्शन एंड इंट्राविट्रियल इंजेक्शन एंड ब्लॉक के लिए दिया जाता है रिट्रोबल्बर एंड पेरीबल्बर ब्लॉक एंड टॉपिकल एनेस्थीसिया and if needed then oral tablets are given, steroid and intramuscular and intravenous injections। जैसे मेनिटॉल को किस रूट पे देते हैं? मेनिटॉल ग्लाकोमा पेशेंट में मेनिटॉल किस रूट से दिया जाता है? आईवी। यूवीआईटिस है तो सबकंजक्टिवल इंजेक्शन देते हैं, आफ्टर सर्जरी सबकंजक्टिवल इंजेक्शन देते हैं, इसको कंजक्टिवा में दिया जाता है, ठीक है। और विट्रियस मैकुला में प्रॉब्लम है, मैकुलर इडिमा या सिस्टाइड मैकुलर इडिमा, तो इन केसेस में इंट्राविट्रियल इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, वेजिफ, एंटी वेजिफ। एंड सर्जरी जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है? अंडर, सबसे पहले पुराने जमाने में कैसा करते थे? रिट्रोबल्बर ब्लॉक। रिट्रोबल्बर ब्लॉक कहां पर दिया जाता है? कोन ऑफ द आई, जो ऑर्बिट होता है उसके कोन में दिया जाता है, ठीक है। और 1.5 इंची निडल रहता है उसके लिए। और इसमें क्या किया दिया जाता है? 2% जाइलोकेन और सेंसोरकेन, और उसमें ये जो 1.5 इंची निडल से साइट ऑफ इंजेक्शन इज द मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3 के जंक्शन में, समझ रहे हो? और पेरीबल्बर दिया जाता है आई बॉल के सराउंडिंग्स। इसमें वो जो 23 गॉज की निडल रहती है 1 इंची छोटी इतनी वाली, वो यूज होती है। तो ये जो इंजेक्शन है इसको लोअर आईलिड में मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3 के जंक्शन में देते हैं, एंड अपर में लेटरल मीडियल 1/3 एंड लेटरल 2/3 के जंक्शन में, ठीक है। और रिट्रो के साथ में फेशियल ब्लॉक भी दिया जाता है। यहाँ पर ये जो फील करोगे ना ट्रेगस, तो फेशियल नर्व्स की जो ब्रांच है जो आईलिड को सप्लाई करती है उसको ब्लॉक किया जाता है। तो यहाँ ट्रेगस के सामने में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो पेशेंट आई को जब एनेस्थीसिया का असर हो जाता है तो आई वो क्लोज नहीं कर पाता अपने से। आई इज वाइडली ओपन बिकॉज closing and opening is, which nerve is supplied? Lead is supplied by which nerve? Which branch of facial nerve? Which nerve supplies the upper lid and lower lid? फेशियल नर्व्स की ब्रांचेस आती है ना जो सप्लाई करती, तो which branch? मैंडिबुलर तो इधर चला जाएगा, मैंडिबुलर को थोड़ी देर बाद। और कितनी ब्रांच होती है? तो कौन कौन सी ब्रांच सप्लाई करती है? तुमको नर्व सप्लाई पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे? तो दीज आर द ब्लॉक्स, मतलब रिट्रोबल्बर के साथ तुमको फेशियल ब्लॉक भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और पेरीबल्बर ब्लॉक लगाओगे तो देयर इज नो नीड ऑफ फेशियल ब्लॉक, ओनली पेरीबल्बर ब्लॉक इज गिवन, एंड पेरीबल्बर ब्लॉक इज सेफर देन रिट्रोबल्बर ब्लॉक। एंड most dangerous complications of retrobulbar block is RBH, retrobulbar hemorrhage। और अगर retrobulbar hemorrhage है और अगर ये जो जाइलोकेन सेंसोरकेन का जो कॉम्बिनेशन है अगर वो तुम्हारा
ब्लड वेसल्स में चला गया तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाता है यहाँ पर, समझ रहे हो। इसलिए जब भी इंजेक्शन एंटर करोगे उसको पुल करके देखते हैं, अगर उसमें ब्लड आ रहा है मीन्स टिप इज पंचर्ड द ब्लड वेसल्स, if there is no blood only air is coming, then we are in the retrobulbar space. Okay, and latest is the topical anesthesia. Topical anesthesia इंजेक्टेबल में 2% जैलोकेन यूज करोगे और सेल्सरकेट, और टॉपिकल में क्या करोगे 4% जैलोकेन, ठीक है। 4% जैलोकेन इज गिवन इन आई ड्रॉप फॉर्म, ओनली इंस्टिल द over the eye. So these are the anesthesias. Then and how to apply the ointment? Anyone? अगर तुम पेशेंट को आई ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप्स लिख रहे हो, बोल रहे हो कि आई ड्रॉप्स को 1 ड्रॉप 4 टाइम्स अ डे लगाना है, ऑइंटमेंट एट बेड टाइम, तो उसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करोगे? हाउ टू अप्लाई द आई ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट? आई ड्रॉप्स को कैसे डालोगे और ऑइंटमेंट को कैसे डालोगे? एक को यहां पर आओ, यहां पर बैठो और एक डिमॉन्स्ट्रेट करके बताओ। किसी को देखा है डालते हुए? तो कैसे डालते? व्हाट इज द टेक्निक? इधर आओ, एक जने बैठो और सबके सब आओ, बता रहे डिमॉन्स्ट्रेट कर। जैसे कुछ लोग को बहुत ज्यादा फोबिया रहता है, डर रहता है कि नहीं हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, अगर ऑपरेशन कराएंगे तो चोक खराब हो जाएगा, ऐसा। तो उसको बोलोगे, उसको काउंसलिंग करना है कि देखो आप डरोगे, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो भी चोक नष्ट होगा। कैसे? अगर हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट शुरू में तो जब तक नहीं दिख रहा है तब तक उसका काम चल रहा है, इमेच्योर कैटरेक्ट है। जैसे ही कैटरेक्ट तुम्हारा मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद क्या है, उसको तो दिखना बंद हो जाएगा, तो विजन उसका कहां पर पहुंच जाएगा? पीएलपीआर एंड मोमेंट, पहले विजन। अगर कैटरेक्ट है तो विजन कहां तक हो सकता है? 6/9 टू पीएलपीआर। ये देखो, ये एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स है। तो आई ड्रॉप्स को ये जो यहाँ पर एक और नॉब रिंग लगा रहता है, ठीक है, और इसके अंदर में एक होल रहता है, देखो पॉइंटेड दिख रहा है, देखा है कि नहीं देखा है कभी? टच नहीं करना, अंदर को देखो। अरे अंदर में पॉइंटेड नहीं दिख रहा है? पॉइंटेड, ऐसा निकला हुआ पॉइंट, ये तो तुम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, तो वही चीज बता रहे। तो यहाँ ये ऐसा बंद रहता है, यहाँ पर वो रिंग रहती है, ये ऊपर रहती है, ठीक है। इसके बाद उस सील को तोड़ के रिंग को निकाल देते हैं, उसके बाद इसको यहाँ तक, अब ये यहाँ तक आ गया, इसका मतलब हाँ ये पंचर हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे गांव के लोग है, नहीं मालूम रहता, तो इसको खोल लेते हैं सेफ्टी पिन या निडल से, ऐसा करते हैं। तो दैट इज द बैड टेक्निक। उससे क्या होगा, तुम बाहर से जो ऑर्गेनिज्म है तुम कंटामिनेट करके उसको आई ड्रॉप्स को इन्फेक्टेड कर दिए। तो अगर उस आई ड्रॉप्स को तुम न्यू खरीद के लेके आए हो, पर अगर उस टेक्निक से डाल रहे हो तो चोक में और प्रॉब्लम हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर इसको टिप को टच नहीं करना है, पहले हाथ अच्छे से वॉश करके आना है, ठीक है। फिर इधर 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 घूम जाओ, ये देखो, पेशेंट को सामने देखने को बोलो, जैसे आई ड्रॉप्स डाल रहा है, पेशेंट को बोलो ऊपर देखो। ऊपर देखने के बाद बहुत ऊपर से भी नहीं डालना है, एकदम टच भी नहीं करना है, यहां से ऐसे करके बंद करो, हो गया। और ओनली 1 ड्रॉप इज सफिशिएंट एट ए टाइम, समझ रहे? अगर तुम सोचोगे कि 2-3 ड्रॉप्स दे देने से अच्छा हो जाएगा, तो जो कंजक्टाइवल सैक की कैपेसिटी होती है वो ओनली 1 ड्रॉप की होती है। अगर उससे तुम ज्यादा डालोगे तो आई क्लोज करेगा तो वैसे ही बाहर आ जाएगा। अब देख, इस आई में डालना है तो ऊपर को ऐसे खींच के ऐसे डालते हैं, ऐसा नहीं डालना है। ओनली पुल द लोअर लिड, पेशेंट को अपर को देखने को बोलो, ये
हो गया। तो ये है इंस्टॉलेशन ऑफ आई ड्रॉप्स। और ऑइंटमेंट को कैसे करोगे? ऑइंटमेंट को डालना है तो ये लोअर लिड को पुल करोगे, पेशेंट को ऊपर देखने को बोलोगे, ऊपर देखो, उसका ट्यूब रहता है उसको प्रेस करोगे, जस्ट चावल का दाना रहता है ना, वन राइस का पीस जो रहता है, खड़ी राइस जो है, उतना ही आप नीचे डाल दो, चोक बंद करने को बोल दो, ठीक है, उतना ही सफिशिएंट है। और अगर कंजक्टिवाइटिस से ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे स्टिकीनेस हो रहा है, आई में दोनों लिड अडेयर कर जा रहे हैं एक दूसरे से, तो उसमें पेशेंट्स को ऊपर को देखने को बोलो और यहाँ से ये नीचे में डालोगे है ऑइंटमेंट, यहाँ से लेके हाथ और यहाँ कट कर दोगे उसको, फिर बाद में हाथ से ऐसे ऐसे नहीं करना है, फिर पेशेंट को चोक बंद करने के लिए बोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑइंटमेंट आग के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, चोक बंद करो, ऑइंटमेंट को यहाँ ऊपर में लगा देते हैं समझ रहे? अब बोलोगे तुमने तो लिख दिया है आई ड्रॉप्स ऑइंटमेंट, तो पर करेक्ट टेक्निक आना चाहिए, हाउ टू इंस्टिल द आई ड्रॉप्स एंड हाउ टू अप्लाई द ऑइंटमेंट, ओके। अब उसके बाद मान लो पेशेंट को ब्लेफराइटिस है, चोक बंद करो, ब्लेफराइटिस है तो तुमको लीड मार्जिन में इंफेक्शन होगा, तो उसमें तुम ऑइंटमेंट डालोगे तो उसको क्या करते हैं, इस लीड मार्जिन अंदर भी डालोगे और लीड मार्जिन के ऊपर भी डाल के उसको रब कर दोगे, तो ये जो हेयर रूट जहां से निकला हुआ है, मेन इन्फेक्शन इज देयर इन ब्लेफराइटिस, ब्लेफराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीड मार्जिन, तो वहां पर ऑइंटमेंट लगाओगे और आई के अंदर आई ड्रॉप्स डालोगे, तो अंदर से भी उसको आई ड्रॉप्स मिल रहा है और लोकली ऑइंटमेंट का भी इफेक्ट हो रहा है, तो दिस इज द टेक्निक, समझ के? आई ड्रॉप्स के बारे में ये सब नहीं जानते थे ना, अब जान गए। और कई लोग ऐसे, अब इसको पकड़ के कहीं पर भी ऐसी नहीं रख दो, कि इसको किसी अच्छे जगह पे रखना चाहिए। अब मान लो ये आई ड्रॉप्स एक बार खुल गया है, अगर इसको लगा रहे हो तो 1 मंथ तक इसी को लगाओगे, पर एक बार खुल के ऐसी खिड़की उड़की के पास पड़ा है कहीं पर भी रख दिए हो, कुछ दिन बाद फिर चोक में प्रॉब्लम हो तो फिर उसी को जाके लगाना, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कंटामिनेट हो गया ना, धूल धक्कड़ गंदगी सब इसमें आ करके। अगर इसको ओपन करे हो तो इसको कंटिन्यूशन में लगा सकते हो, पर स्टॉप कर दिए हो तो उसी को फिर से रीयूज नहीं कर रहे हैं। तब हिस्ट्री टेकिंग मैं नहीं बता रही हूँ, अभी हिस्ट्री टेकिंग तो उधर होगा, अभी तो मैं सिर्फ एग्जामिनेशन ऑफ आई बोल रही हूँ। तो एग्जामिनेशन ऑफ आई कैसे शुरू करोगे? तुम यहाँ बैठे हो, पेशेंट उधर से आ रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा एग्जामिनेशन यहीं से शुरू हो जाता है, समझ रहे? पेशेंट आ रहा है तो उसको तुम देखोगे, उसका जो चलने का स्टाइल कैसा है, हेड का पोजीशन कैसा है। कुछ लोग नॉर्मली चल के आ रहे हैं, तो अगर कोई पेशेंट सिर को ऐसे टेढ़ा करके ऐसे आ रहा है, कोई ऐसे करके आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? और कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको फोरहेड में बहुत सारे फरोस पड़ रहे हैं, लाइंस, रिंकल्स पड़ रहे हैं, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ दिस साइंस? अगर फोरहेड में लाइंस आ रहे हैं तो एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या फिर टोसिस है, अपर आईलिड को पुल करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, वो इनिशियल स्टेज में फरोस आएगा, पर ज्यादा होगा जब नहीं होगा, ये जो फ्रंटेलिस मसल्स रहते हैं ना, जो आईलिड को अप कर लिफ्ट करते, वो भी नहीं होता तो पेशेंट चिन रेस्ट करता है, समझ रहे? और किसी किसी का ऐसा टेढ़ा होता है, टार्टिकोलिस्ट पोजीशन, तो अगर किसी को एक आंख से दिख रहा है, दूसरे आंख से नहीं दिख रहा है, वन आइड है, देखने में दोनों आई तुमको एग्जामिन करोगे तो नॉर्मल दिखेगा, पर उसका वन आई में विजन नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं तो बाइनोकुलरिटी, बीच का कुछ जो है एरिया ओवरलैप हो रहा है ना, मतलब राइट आई से राइट साइड देख रहे हैं, लेफ्ट साइड आई से लेफ्ट साइड, फिर बीच का एरिया जो ओवरलैप हो रहा है, तो उसमें दोनों आई का है, तो बाइनोकुलर विजन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ इमेज होता है वहां पर, तो ड्यू टू फ्यूजन ऑफ इमेज हमको डबल विजन नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। पर अगर बाइनोकुलरिटी विजन नहीं होगा, फिक्सेशन पॉइंट इज डिफरेंट होगा, तो हमको डबल दिखेगा वो ऑब्जेक्ट। क्यों? बिकॉज नॉन फिक्सेशन ऑफ द इमेज, फ्यूजन डिफेक्ट, फ्यूजन डिफेक्ट होगा तो डबल इमेज दिखेगा, ठीक है।
तो ये हुआ अपियरेंस से, ठीक है। फिर पेशेंट आ गया, उसके बाद उसका फेशियल सिमेट्री देखोगे। फेशियल सिमेट्री में क्या देखोगे? आईब्रोज का लाइन देखोगे, फिर आई का पोजीशन देखोगे, बोथ साइड, राइट आई लेफ्ट आई। किसी का राइट साइड अप है, किसी का लेफ्ट साइड डाउन है, ऐसा होता है, देखे हो ऐसा? तो ये जगह ब्लो आउट फ्रैक्चर या आर्बिट का फ्रैक्चर है उसकी वजह से, या किसी किसी को कंजेनाइटल इंजुरी, हेड इंजुरी वगैरह हुआ है, या किसी को कुछ ट्यूमर्स है, उस कंडीशन, जैसे लेक्राइमल ग्लैंड ट्यूमर है तो वो आईलिड को नीचे प्रेस करेगा, और मैक्सिलरी साइनस का ट्यूमर है तो आईलिड को अपर की ओर पुश करेगा। मीडियली कुछ ट्यूमर है तो आई लेटरली पुश हो जाएगा, और अगर लेटरल साइड में कुछ है तो मीडियली पुल हो जाएगा। या फिर पैरालिसिस, किसी एक्स्ट्रा ऑकुलर जो मसल्स होते हैं, 4 रेक्टाई एंड 2 ऑब्लिक्स, तो किसी मसल्स का पैरालिसिस है तो उधर क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट साइड में ओवर एक्शन होगा, क्योंकि वो मसल तो उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मान लो मीडियल रेक्टस का पाल्सिस है तो आई किधर डेविएट होगा, लेटरल साइड में होगा, और लेटरल रेक्टस का पाल्सी होगा तो इधर आ जाएगा, क्योंकि इसमें उसको काउंटर करने का पावर नहीं है इस मसल में ड्यू टू पैरालिसिस। तो इसलिए देखना है। फिर देखना है बोथ आई का साइज देखना है, बोथ आई इज नॉर्मल इन साइज या कोई आई स्मॉलर है, कोई बिगर है, इस एसिमेट्री ऑफ द आई। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स देखोगे, आईब्रोज में हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किसी किसी टेम्पोरली लॉस होता है, ये कौन सी डिजीज में होता है, लेप्रोसी होता है, पढ़े हो? कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ा? फिर माइक्रो, उसके बाद माइक्रोऑप्थेल्मिया या मैक्रोऑप्थेल्मिया। मैक्रो मीन्स बड़ी आई और माइक्रो मीन्स छोटी, ठीक है। और उसके बाद क्या देखोगे इसमें, किसी किसी ये जो पोजीशन होता है ना, ये मीडियल कैंथस का, ये नॉर्मली कम रहता है, पर किसी किसी में ये जो होता है ये एक्सटेंड करके यहां तक एक्सटेंड हो जाता है, तो ये जो स्पेस है नेजल ब्रिज का वो बड़ा हो जाता है। ये जो जापानीज लोगों में देखा होगा, मंगोल्स वगैरह में, तो उस तरह का देख के हम रेस का पता कर सकते हैं कि ये कौन सी एरिया से बिलोंग करता है पर्सन, ठीक है। उसके बाद तुम आ जाओगे लीड की पोजीशन। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लीड? देखो अपर लिड जो है, अपर 2 मिलीमीटर ऑफ कॉर्निया को कवर करता है, ठीक है, एंड लोअर लिड जस्ट टचेस द लिम्बस। दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ आई लिड। अगर तो इसके दो लिड के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरपल्पेब्रल अपर्चर। तो इसका दो है, एक वर्टिकल डायमेंशन एंड हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। तो वर्टिकल डायमेंशन कितना होगा, जस्ट टच कर रहा है लोअर लिम्बस को, और अपर में 2, तो लेंथ ऑफ द वर्टिकल लेंथ ऑफ द कॉर्निया इज 11 मिलीमीटर वर्टिकली, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली 12 to 13। वर्टिकल इज लेस देन हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो इसमें इफ वर्टिकल डायमीटर इज लेस देन 8, 11 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 9 बच रहा है ना। तो अगर लेस देन 8 हो रहा है या मोर देन 11 हो रहा है तो इसमें इंटरपल्पेब्रल अपर्चर वर्टिकली इंक्रीज हो रहा है ना। ये कौन से कंडीशन में इंक्रीज होगा, एक्सोप्थेल्मस होगा, और प्रोप्टोसिस में होगा, और अगर एनी रिट्रोबल्बर कार्सिनोमा या मैलिग्नेंसी मे बी एनी काइंड ऑफ, तो उसकी वजह से प्रोट्रूजन होगा, तो वो आईबॉल सामने की ओर पुश हो जाएगा, तो तुम्हारा इंटरपल्पेब्रल अपर्चर बढ़ जाएगा। और इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है 17 to 18 मिलीमीटर, ठीक है ना, 17 से भी ज्यादा होता है, ये 11 हो रहा है ना, उसका एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं आ रहा है,
वर्टिकल इज मोर, 20 के आसपास होगा, 21 22 मिलीमीटर। ठीक है, तो वर्टिकल डायमीटर एंड हॉरिजॉन्टल डायमीटर देखोगे। इसके बाद क्या देखोगे, जैसे स्किन को एग्जामिन करते हो उस तरह से पूरा लिड में देखोगे, स्किन इज नॉर्मल और डिसकलर्ड, और एनी इंजुरी इज प्रेजेंट, और एनी स्कार मार्क इज प्रेजेंट, और एनी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन द स्किन। तो स्किन में तुम्हारा सिबेसियस ग्लैंड रहता है, तो सिबेसियस सिस्ट होने सकता है। और स्किन का ट्यूमर क्या होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा। और स्क्वेमो क्यूटिकुलर जो जंक्शन होता है, सब क्यूटिकुलर लेयर, वहां पर तुम्हें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मिल सकता है। ठीक है, और क्या देखोगे, आईलिड, आईलेसेस का डायरेक्शंस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आईलेसेस इन अपर लिड? अपर लिड में क्या रहेगा, थ्री डायमेंशंस बोलो। अपर आईलिड में आईलेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्शन, एंड लोअर लिड में, तो अपर लिड का अलग होता है, लोअर लिड का डिफरेंट होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आईलेसेस इन, पहले आईलेट से निकलेगा, डाउनवर्ड्स होगा, फिर फॉरवर्ड्स होगा, देन अपवर्ड्स होगा। और लोअर लिड में क्या होगा, अपवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। सो दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ आईलेसेस। और there are 2 to 3 layers of eyelases are present in the lid margin. If there is more than 3 layers, that is called distichiasis. And trichiasis, what is trichiasis? If the eyelases is other than its normal directions. अपर लिड का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, पर ये डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, अपवर्ड्स ना होकर के इनवर्ड्स चली जाएगी, तो कॉर्निया को रब करेगा ना, दैट इज कॉल्ड ट्रिकियसिस। इफ वन eyelases is misdirected, then it is also called trichiasis. If more than 2 or 3 eyelases are misdirected, that is also called trichiasis. Okay. And pilosis, what is pilosis? Discolorations of eyelashes. किस कलर में हो जाएगा, ग्रे डिस्कलरेशन, व्हाइट कलर का चेंज हो जाता है ना आईलेसेस, किसी का देखा होगा कुछ ब्लैक है कुछ ग्रे है, दैट इज कॉल्ड पॉइलोसिस। देन आईलिड एग्जामिन कर लिया तुमने, उसके बाद तुम क्या देखोगे, सेक एरिया को देखोगे, लेक्राइमल सेक मीडियल कैंथस के पास होता है ना, ऊपर नीचे 2 पंक्टा होता है, सुपीरियर पंक्टा, इंफीरियर पंक्टा। सुपीरियर पंक्टा से अपर कैनालिकुलाई, नीचे से लोअर कैनालिकुलाई, देन कॉमन कैनालिकुलाई, एंड इट ओपन्स इन द लेक्राइमल सेक। फिर लेक्राइमल सेक का बॉडी फंडस, फिर नेक, और ये नीचे इंफीरियर मिएटस में ओपन होता है। ठीक है, इंफीरियर मिएटस में, जहां पर नेजोलेक्राइमल डक्ट और वाल्व ऑफ हेस्नर होता है। यहाँ पर अगर उस वाल्व में ब्लॉकेज होता है, तब सेक में जो तुम्हारा टीयर्स कलेक्टेड है, दैट इज accumulated and stored there, so that is called distension of sec. And if it remains distended for a long time and there is infection occur, then it is called dacryocystitis. Dacryocystitis may be 2 types, acute dacryocystitis and chronic dacryocystitis. Acute dacryocystitis is there is redness, tender and pain and swelling over the lacrimal sac area. It is treated with antibiotics, eye drops, ointment and systemic antibiotics and NSAID tablets to give given painkiller. And if
acute condition is subside after treatment, then it progress to the chronic stage. In chronic stage only there is blockage, there is no pain and tenderness, there is obstructions in the nasolacrimal passage, maybe anywhere. So what are the site of blockage? First is the puncta. Punctal, there is, if block is present there, puncta is not open, that is stenosed, or there may be foreign bodies are present, sand foreign bodies, or there is membranous formation. So it is called punctal stenosis. And if there is blockage in the upper and lower canaliculi, it is canalicular block. And there is also block at the common canaliculi, at the opening of the lacrimal sac. And if we go downwards, then at the area of neck, where the fundus and the neck and either nasolacrimal duct is this side, and at the opening of the nasolacrimal duct. So these are the site of obstruction. तो अगर ये nasolacrimal duct के पास तुम प्रेस करोगे इस तरह से इंडेक्स फिंगर से, if there is pus or mucus fluid are present inside the sac, then regurgitate through the puncta. It means sac is infected and it is called regurgitation test is positive. It is also called Roplot's test. ठीक है. Or if we press over the lacrimal sac area, there is no regurgitation of fluid, means there is no obstruction, but it may be obstructed. तो इसको अगर रूल आउट करना है कि ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है, तो क्या करोगे? सिरिंजिंग करोगे. सिरिंजिंग में 2 ml सिरिंज लोगे, उसमें सलाइन लोगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स डालोगे, कैन्यूला लगाओगे, सिरिंजिंग कैन्यूला, देन लोअर पंक्टा से पास करोगे. लोअर पंक्टा से पास करके फ्लूइड प्रेस करोगे प्लंजर सिरिंज का. ठीक है. तो अगर वो उसके पासेस से होते हुए नेजल कैविटी से होते हुए नेजोफेरिंक्स से ओरल कैविटी में ही आएगा, तो पेशेंट को बिटर टेस्ट फील होगा. इट मींस नेजोलैक्राइमल पैसेज इज पेटेंट. इफ देयर इज प्रेस करोगे तो फ्लूइड नीचे ना ट्रेवल करके वो सैक की फिलिंग तक टाइम लेगा, सैक लेक्राइमल सैक फिल हो जाएगा, फिर वो अपर पंक्टा से रिकर्जिटेट करने लगेगा. दैट मीन्स ब्लॉकेज इज लोअर पार्ट एंड फ्लूइड्स रिगर्जिटेट फ्रॉम द अपर पंक्टा. और अगर सेम पंक्टा से रिगर्जिटेट कर रहा है मीन्स उस सेम कैनालिकुलाई में ब्लॉकेज है. ठीक है. और थोड़ी देर बाद अपर पंक्टा से आ रहा है, इट मीन्स वो जो कॉमन कैनालिकुलाई है जहां पर वो सैक में ओपन होता है वहां पर ब्लॉकेज है. तो वो क्या है, अपर पंक्टा से जाकर के लोअर पंक्टा से जाके अपर पंक्टा से बाहर आ रहा है फ्लूइड. सो ये दिस इज ऑल अबाउट रिगर्जिटेशन टेस्ट. इसके बाद तुम क्या एग्जामिन करोगे? कंजक्टिवा. कंजक्टिवा में क्या है नॉर्मल, तो कैटरेक्ट केसेस में तो कुछ दिखेगा नहीं. अगर इंजुरी है कुछ तो उसका स्कार मार्क रेडनेस दिखेगा. ठीक है. कोई फॉरेन बॉडी है तो फॉरेन बॉडी दिखेगा, कुछ और है तो दिखेगा, अदरवाइज कंजेशन है तो कंजेशन दिखेगा, नहीं तो कंजक्टिवा इज नॉर्मल. कॉर्निया भी नॉर्मल रहेगा. अगर कॉर्निया में ओपेसिटी होगा तो ओपेसिटी दिखेगा, अल्सर है तो अल्सर भी हो सकता है. मे बी पेशेंट एसोसिएटेड विद द कॉर्नियल अल्सर एंड कैटरेक्ट. फिर कॉर्निया में क्या देखोगे? इसमें भी देखोगे साइज ऑफ द कॉर्निया, माइक्रोकॉर्निया या मैक्रोकॉर्निया. ठीक है. शेप ऑफ द कॉर्निया. फिर उसके बाद thickness of the cornea. Cornea is thinner at the center part and it gradually become thicker towards the periphery. Then any vascularization of the cornea. Cornea is normally avascular structure, but if there is uveitis or corneal ulcer,
they yeah, marginal corneal ulcer, there is vascularizations are present, or some conditions of the keratoconjunctivitis. Conjunctiva, in case of conjunctivitis, cornea and conjunctiva both are involved, that is called keratoconjunctivitis. And sensation, cornea is the highly its nerve supply is, which nerve supplied the cornea? अगर नर्व डैमेज होगा, कॉर्निया में होने से पेन होता है ना, ड्यू टू इस न्यूरल इन्वॉल्वमेंट। अगर से और सम डिजीजेस में तुम्हारा इसका सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाता है। तो नॉर्मली तुम कॉर्निया को टच करोगे कॉटन विग से तो तुरंत रिफ्लेक्सली ब्लिंक करोगे। तुम क्यों ब्लिंक करते हो? क्योंकि टच सेंसेशन, नर्व सप्लाई इज in better condition, but अगर nerve supply is hampered, there is sensation is less, तो पेशेंट स्लोली क्लोज करेगा उसको। या फिर कुछ लोग का नर्व डैमेज है, कोई सेंसेशन नहीं है, तो टच भी करोगे तो आई रिफ्लेक्सली वो क्लोज नहीं करेगा। समझ रहे? तो ये कॉर्नियल सेंसेशन टेस्ट है, कॉर्नियल अल्सर वाले टॉपिक में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो ये देखना है। फिर कॉर्निया के बाद तुम क्या एग्जामिन करोगे? एंटीरियर चेंबर। तो एंटीरियर चेंबर में नॉर्मली क्या देखोगे? एंटीरियर चेंबर में सेल से उसका डेप्थ देखोगे। नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में एंटीरियर चेंबर डेप्थ इज नॉर्मल एंड फिल्ड विथ एक्वस फ्लूइड, बट इन सम केसेस anterior chamber depth is decreased and some cases anterior chamber depth is decreased। जैसे इंटूमेसेंट स्टेज ऑफ कैटरेक्ट देखोगे तो उसमें लेंस स्वेल अप हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है लेंस फाइबर्स में, तो उसमें तुमको एंटीरियर चेंबर सैलो मिलेगा, ठीक है। और एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है, उसमें भी आपको सैलो एसी मिलेगा। हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट है, उसमें आपको सैलो एसी मिलेगा, ठीक है। और डीप कब मिलेगा? हाइपरमेच्योर स्टेज ऑफ द कैटरेक्ट और मायोपिक पेशेंट, ठीक है। इन कंडीशंस में तुमको डीप एसी मिलेगा, या डिसलोकेशन ऑफ लेंस रहेगा तो उसमें रहे। और अफेकिया है उसमें डीप एसी मिलेगा। स्यूडोफेकिया है, इसमें नॉर्मल और स्लाइटली डीप मिलेगा, ठीक है। और अदर कंटेंट्स क्या हो सकता है एंटीरियर चेंबर में? अदर कंटेंट, इफ देयर इज पस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ कॉर्नियल अल्सर, that is called hypopion. If there is blood is present in the anterior chamber, that is called hyphema. Or sometimes parasites are also present in the anterior chamber, and some kinds of foreign bodies are also present, penetrating injuries। जैसे आयरन पार्टिकल्स है, अगर उसकी फोर्स कम हुआ तो वो कॉर्निया को पियर्स कर जाएगा, पर आइरिस को पियर्स करके अंदर नहीं जा पाया तो वो एंटीरियर चेंबर में रिटेन कर जाएगा। पर अगर फॉरेन बॉडी का फोर्स ज्यादा है तो वो कॉर्निया को पियर्स करके, आइरिस को पियर्स करके पूरा तुम्हारा विट्रियस में चला जाता है, ठीक है। आयरन पार्टिकल्स। देन एंटीरियर चेंबर एग्जामिन करने के बाद आइरिस का देखोगे। आइरिस में क्या देखोगे? कलर, पैटर्न और any vascularization और any foreign body, any growth in the iris। फिर उसका कलर देखोगे, किसी में का ब्लू कलर होता है, किसी का ब्राउन कलर होता है, किसी का मिक्स्ड कलर होता है ब्लू एंड ब्राउन, ठीक है। फिर उसके बाद प्यूपिल में देखोगे। प्यूपिल में क्या देखोगे? इसमें भी साइज, शेप और क्या देखोगे? एनी एडहेशन। नॉर्मली प्यूपिल इज सेंट्रल सर्कुलर रिएक्टिंग टू लाइट, इसको बोलते हैं CCRL। सेंट्रल में पोजीशन रहेगा, सर्कुलर शेप रहेगा,
लाइट थ्रो करोगे तो कंस्ट्रिक्ट होगा, लाइट विड्रॉ करोगे तो डायलेट होगा, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। अगर प्यूपिल डायलेटेड है, उस दिन बताया था ना तुम लोग को डिफरेंट साइज ऑफ शेप ऑफ प्यूपिल। अगर वर्टिकली ओवल है, फिक्स है, लाइट डाल रहे हो फिर भी डायलेट नहीं हो रहा है, दैट इज वर्टिकली ओवल एंड फिक्स डायलेटेड प्यूपिल अकर इन विच केस ग्लाकोमा। और पिन पॉइंट प्यूपिल, प्यूपिल इज कंस्ट्रिक्टेड। ऑक्लूसियो प्यूपिल बताया था, सेक्लूसियो प्यूपिल, if some parts of the pupil are attached adhere to the anterior capsule of the lens, that is called posterior synechia. अगर उसको डायलेट करोगे तो some parts are adhere and some parts are free, so there is the zigzag manner seen around the pupillary line, that is called festoon pupil. So this is posterior synechia, and if there is adhesion present between the posterior surface of cornea and anterior surface of iris, that is called peripheral anterior synechia. फिर अब तुम लेंस को एग्जामिन करोगे तो प्यूपिल का जो होल है वहां से तुम देखोगे तो जो रिफ्लेक्शन दिखता है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लेंस। तो अगर पेशेंट को कैटरेक्ट नहीं है तो वो नॉर्मली ब्लैक कलर का दिखेगा, और अगर इमेच्योर कैटरेक्ट है तो जब लाइट थ्रो करोगे तो ग्रेइश कलर का दिखेगा, ठीक है। और मिल्की व्हाइट इस तरह का कलर होगा तो दैट इज मैच्योर कैटरेक्ट, ठीक है। अब इसमें भी कैटरेक्ट के कितने स्टेजेस होते हैं। अगर कॉर्टिकल कैटरेक्ट है तो तुमको व्हाइट कलर का दिखेगा, न्यूक्लियर कैटरेक्ट है तो तुमको थोड़ा येलोइश कलर का दिखेगा, येलोइश और थोड़ा सा अंबर कलर, और लास्ट में न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस होगा तो समटाइम्स देयर इज डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स एंड इट लुक्स लाइक अ ब्लैक कलर, दैट इज कॉल्ड कैटरेक्ट नाइग्रा। एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द कैटरेक्ट? स्टेजेस ऑफ द कैटरेक्ट फॉर्मेशन कितने स्टेज होते हैं? First is the lamellar separation, second one is the intumescent cataract, where there is the some fibers are opaque and some fibers are clear, transparent, and there is deposition of fluid between the lens fibers, that's why lens is swollen, and that's why in this case we found the shallow AC. Then immature cataract, immature फिर mature cataract, then hyper mature cataract. immature और mature cataract में क्या difference आएगा? immature cataract means some fibers are opaque and some fibers are transparent, so lens act like a mirror, so when we throw the light from the side we see the iris shadow of the iris over the anterior surface of the lens, that is C-shaped, that is called iris shadow. Iris shadow is present in immature cataract and absent in mature cataract. फिर हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट का भी दो तरह से होगा। अगर कॉर्टिकल कैटरेक्ट है तो क्या होगा, इसका कॉर्टेक्स जो है लिक्विफाइड होगा, लिक्विफाइड होने के बाद इसका फ्लूइड जो है वो लेंस कैप्सूल से लीक करेगा, और some proteins are also leaking through this lens capsule and they are drained through the angle of anterior chamber, and some proteins are lens material are deposited in the angle, and that block the angle and causes secondary glaucoma. And in case of nuclear sclerosis there is deposition and hard proteins, and lens becomes hard, stony hard, and it looks like a stone like structures, that is called cataract nigra. So this is the end result of nuclear sclerosis, and
इसमें क्या होता है, प्रोटीन कार्टिकल कैटरेक्ट्स में तुम्हारा कॉर्टेक्स मटेरियल जो लिक्विफाइड होकर के वॉश आउट हो गया, अंदर में क्या बचा, कैप्सूल बचा और पार्ट न्यूक्लियस का पार्ट बचेगा, कार्टिकल मैटर पूरा वॉश आउट हो गया, तो वो लेंस क्या है, सिंक होकर के नीचे आ जाएगा। तो फिर वो अगर आई मूव करेगा इधर उधर तो उसके थ्रू इधर उधर मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेनियन कैटरेक्ट। सो दीज आर ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ कैटरेक्ट। समझ में आ गया? आया समझ में कुछ? है? अब तुम लोग हिस्ट्री टेकिंग तुम लोग पढ़ लेना, मैं तो आज का टॉपिक था एग्जामिनेशन इसलिए हिस्ट्री टेकिंग में नहीं गई। तुमको इंस्टिलेशन ऑफ आई ड्रॉप्स ऑइंटमेंट बता दिया। अब काउंसलिंग, अब पेशेंट को सर्जरी हो चुका है, सर्जरी वाले पार्ट पढ़ा दिया है, तो फिर कोई क्या क्या सर्जरी करते हैं वो, और इन्वेस्टिगेशंस बताया है, इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुआ, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करोगे वो सब नहीं हुआ। अब क्या है, तुम्हारा डायग्नोसिस तो हो गया, डायग्नोसिस के बाद क्या है, तुम पेशेंट को काउंसलिंग करोगे सर्जरी के लिए, सर्जरी के लिए काउंसलिंग करोगे तो उसको क्या बोलोगे, पेशेंट तो कंप्लेन लेके आया है ना, वो बोल रहा है कि नहीं मुझे सर्जरी नहीं कराना है, मेरा चश्मा ही कर दो, तब क्या बोलोगे, अब उसको बताओगे इमेच्योर कैटरेक्ट है तो कुछ, इमेच्योर कैटरेक्ट है तो कुछ टाइम तक उसका चश्मे से इंप्रूवमेंट होगा, पर एक स्टेज के बाद तो चश्मा भी से कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तब तो उसको सर्जरी कराना ही होगा। पर वो बोल रहे हैं कि मेरे को सर्जरी कराने से डर लगता है, मैं सर्जरी नहीं कराऊं, उसको तो काउंसलिंग करना होगा कि सर्जरी अगर नहीं कराओगे तो तुम्हारा चोक वैसे भी नष्ट हो जाएगा, डर के मारे नहीं कराओगे तो भी नष्ट हो जाएगा, इससे अच्छा है कि चांस ले लो करो, और कराओगे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि एक चोक खराब हुआ तो सबका चोक खराब, सबकी आई अलग अलग कंडीशंस होती है, तो अगर सर्जरी कर लोगे तो तुमको पहले जैसे देखने लगोगे, और एट ए टाइम वन आई का करोगे, और सर्जरी का अभी तो लेटेस्ट टेक्निक में 5 मिनट की सर्जरी है, आजकल तो विजुअल सर्जरी करने के बाद भी तुमको विजुअल रिहेबिलिटेशन जल्दी हो जाता है, पहले का जमाना चला गया आईसीसीई का जमाना, आईसीसीई मतलब इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, तो पूरा उसमें होल न्यूक्लियस को कैप्सूल के साथ निकाल दिया जाता था, समझ रहे, पेशेंट 7 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहता था, आफ्टर 7 डेज बाद उसको डिस्चार्ज किया जाता था, एट्रोपिन और एंटीबायोटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप्स दिया जाता था, ब्लैक चश्मा दिया जाता था, या फिर ग्रीन कलर का सील्ड वो कपड़े का रहता था ना वो बांध दिया जाता है, और आई ड्रॉप्स चल रहा है उसका, उसके बाद उसको आफ्टर 1 मंथ 1.5 मंथ में उसको +10 डायप्टर का लेंस प्लस माइनस सिलेंडर उसको प्रिस्क्राइब किया जाता था। दिस इज द आईसीसीई। इसके बाद आया एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में 3 है, पहला रूटीन कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, इसमें क्या करते हैं, कॉर्नियल इंसिजन देते हैं, ठीक है, कॉर्नियल इंसिजन दे करके कैप्सुलेटोमी करोगे, फिर लेंस को निकालोगे, फिर आर्टिफिशियल लेंस कार्टिकल मैटर वॉश करने के बाद लेंस इम्प्लांट कर दोगे, और जो कॉर्नियल इंसिजन है, या कॉर्नियल इंसिजन दो या कॉर्नियो स्क्लेरल इंसिजन दो, फिर उसमें आपको सूचर लगाना पड़ता था, तो पेशेंट को सूचर से भी प्रॉब्लम होता था, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, सूचर से एस्टिग्मेटिज्म भी होता था। इसके बाद दूसरा टेक्निक आया मैनुअल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी, या मैनुअल फेको, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है। इसमें क्या रहता है, कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी तुम्हारा इंसिजन साइज बड़ा रहता था, अप टू 10 मिलीमीटर्स, हाँ, इसमें क्या रहता है, तुम्हारा इंसिजन कितना रहेगा, इसमें तुम्हारा 6 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं रहेगा, 5 to 6 मिलीमीटर इंसिजन दोगे स्मॉल इंसिजन के लिए, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी में क्या होता है, ये स्क्लेरल पॉकेट बना करके बनाते हैं,
दैट्स वाई इट इज द सेल्फ सीलिंग, इसमें कोई सुचर का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली वो सील हो जाता है, ठीक है, हाइड्रेशन करने के बाद। तो ये हुआ। उसके बाद क्या आया है नया टेक्निक तुम्हारा, फेको इमल्सिफिकेशन है। फेको इमल्सिफिकेशन में क्या है, ये जो 6 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर इंसिजन दे रहे हैं उससे भी छोटा, इसमें तो 2.5 to 3 मिलीमीटर ही इंसिजन दोगे, उससे ज्यादा देने की जरूरत है। और दो साइड पोर्ट लगाओगे 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर, तो वो भी सेल्फ सीलिंग है। तो इसमें क्या है, जितना ज्यादा इंसिजन तुम्हारा बड़ा रहेगा उतना ज्यादा एस्टिग्मेटिज्म होगा आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिवली, और इंसिजन छोटा रहेगा तो तुम्हारा एस्टिग्मेटिज्म कम होगा, समझ रहे। अब अभी तो आ गया है तुम्हारा फेम्टो लेजर, हाँ लेजर सर्जरी, सब चीज वो मशीन के द्वारा ऑपरेटेड रहेगा, मशीन से ही तुम, और लेजर मशीन से ही वो कॉर्निया को वो लोकेट करोगे, न्यूक्लियस को उसे ब्रेक करोगे और इधर से एक छोटा सा इंसिजन लगा करके बस सक बस करोगे उधर से, समझ रहे। और लेजर द्वारा ही तुम्हारा सब चीज हो जाएगा, वो लेजर के द्वारा ही पावर कैलकुलेशन वगैरह सब हो जाएगा। और उसमें भी लेंस में भी अलग अलग तरह के हैं, मोनोफोकल, बाइफोकल, मल्टीफोकल एंड टोरिक लेंसेस। तो मोनोफोकल है तो ओनली डिस्टेंस का देखेगा और नियर के लिए उसको चश्मा लगेगा। बाइफोकल लेंस दोगे तो उसको नियर और डिस्टेंस दोनों का हो जाएगा। और मल्टीफोकल जो देते हैं तो उसमें नियर डिस्टेंस एज वेल एज एस्टिग्मेटिज्म। और अगर एक और आता है टोरिक लेंसेस, अगर किसी को ज्यादा एस्टिग्मेटिज्म है तो जो मोनोफोकल लेंस है उसी में टोरिक मतलब एस्टिग्मेटिज्म जिस एक्सिस में उसको एस्टिग्मेटिज्म है अकॉर्डिंग टू दैट उसको पावर दे करके वो टोरिक लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। हो गया। तो पेशेंट को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है सर्जरी के लिए। फिर प्री ऑपरेटिव उसको सब चीज बताना है, पोस्ट ऑपरेटिवली क्या क्या करना है, कैसा प्रिकॉशंस लेना है, और कितने दिन तक क्या आई ड्रॉप्स डालना है, और करने से क्या एडवांटेज है, ना करने से क्या एडवांटेज है। तो उस तरह से उसके दिमाग को, अगर उसका डर है, फोबिया है, तो उसको रूल आउट कर हटाओगे, उसको मोटिवेट करोगे सर्जरी के लिए कि सर्जरी इज बेनिफिशियल फॉर यू। और उसके बाद इसमें मनी मैटर का आ जाता है, आप सर्जरी कौन सा कराए। है फ्री कैंप में तो फ्री में हो जाएगा सबका है, तो वहां पर तो सब लोग फ्री में, तो कोई फेको करेगा नहीं, तो वहां तो कन्वेंशनल करेगा या फिर SICS कर देंगे, ठीक है, लेंस इम्प्लांट कर दिए। उसमें भी अब इधर आ गया फेको वाला, तो उसमें भी फोल्डेबल लेंस डालोगे तो उसमें भी लेंस का वेराइटी अलग अलग करके बोलोगे, तो वो जितना उसका पॉकेट में मनी है अकॉर्डिंग टू दैट वो उस तरह का लेंस अफोर्ड करके वैसा कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, इंस्टॉलेशन ऑफ आई ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द। अब तुम लोग हिस्ट्री बुक में जाके पढ़ोगे, हाउ टू टेक द हिस्ट्री, एंड इस एग्जामिनेशंस को पढ़ोगे तो जब क्लिनिकल पोस्टिंग में आओगे और ये जो अभी सब समझाया क्या क्या देख रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग टू एग्जामिन करोगे, यही तुम्हारा काम आएगा। शॉर्ट केस लॉन्ग केस जो एग्जाम में दिया जाएगा तो यही पॉइंट से ही तुमको एग्जामिन करना है और उस पर सब लिखना है। देन प्रोविजनल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशंस करोगे, इन्वेस्टिगेशंस के बाद तुम्हारा प्रोविजनल डायग्नोसिस बनेगा। फिर इन्वेस्टिगेशंस का जब रिपोर्ट आ जाएगा तो रिपोर्ट एंड वो जो तुम्हारी पॉजिटिव फाइंडिंग है वो करके तुम्हारा डायग्नोसिस बनेगा। फिर व्हाट इज द रियल एक्चुअल डायग्नोसिस।